का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए EEE वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके आया हुआ हूं। इस सब्जेक्ट को PHE के नाम से भी जाना जाता है। PHE में P का मतलब है पब्लिक, H का मतलब है हेल्थ एंड E का मतलब है आपका इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को बीटेक में इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो मैंने अभी नाम ले लिया था वो एक अलग सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका गार्बेज है और ये सब आपका इकोसिस्टम ये सब पढ़ाया जाता है। बट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड के नाम से बीटेक में जाना जाता है। डिप्लोमा में पहले PHE के नाम से जाना जाता था, आज हम इसको EEE के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें हो सकता है इसको PHE के नाम से भी आज भी जानते हो। तो चाहे आप PHE पढ़ रहे हो, चाहे आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप इसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ रहे हो, यह तीनों चीजें आपकी सेम है। अब जो यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपका प्लांट है वहां से पानी ट्रीट करके आपके घरों में आता है, आप पानी पीते हो। तो यह पूरी प्रोसेस क्या है? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल विभाग में आपके 3 डिपार्टमेंट हैं मेनली। एक तो PWD, एक आपका इरिगेशन और एक आपका जल निगम। ब्रिज कॉर्पोरेशन भी है बट वो मेन में आता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसमें बहुत बम्पर यूज हो भर्तियों का। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट हैं, जल निगम, इसका आगे भी फ्यूचर में भी बहुत काम है। दिल्ली जल बोर्ड बहुत फेमस है, आप लोगों ने इसको न्यूज में सुनते रहते होंगे, दिल्ली जल बोर्ड क्या है इसके बारे में। तो उस तरीके से, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो बड़े सिटी हैं जहां पर आप पानी निकाल नहीं सकते हो, दोहन नहीं कर सकते हो, वहां पर डिपार्टमेंट बड़ा हो जाना, क्योंकि उसकी नीड ज्यादा हो जाना है ना, यह बहुत अहम हो जाता है। तो दिल्ली में पानी की कमी से आप लोग सब वाकिफ होंगे, जो लोग नहीं गए हैं वो न्यूज से देखते होंगे। तो हमारा यह जो सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप इस चीज से समझ सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट को में है क्या? सब्जेक्ट में अगर नॉर्मली आपको समझना है कि यह सब्जेक्ट है क्या, तो सिर्फ इतना है, एक इंसान है जैसे कि मैं, मुझे आप पानी पिलाओ, पानी लाओ, पानी पिलाओ, साफ वाटर। तो पानी कैसे साफ करना है और कहां से ला रहे हो, मतलब सोर्स क्या है। तो उस सोर्स से आप वाटर लाए, मुझे पिलाया, ठीक है। उसके बाद वेस्ट भी निकलेगा, तो उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे उसको ट्रीट करके डिस्पोज करना है कि रिवर पोल्यूटेड ना हो, या जहां डिस्पोज कर रहे हो पॉन्ड में कर रहे हो तो वो ना हो। तो जो आपका मलमूत्र है उसको आपका कैसे ट्रीट करना है, या पानी में कोई बैक्टीरिया तो कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद फिर जो आपका वाटर है रिवर का, उसको फिर से सप्लाई चेन बनाकर फिर सप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पानी का सोर्स ढूंढना है, सोर्स कैसा हो ये पता करना है कि फिर किस तरीके का आदमी पानी पिएगा, मतलब उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी के बाद आप उसको देखिए पानी को कैसे उस क्वालिटी में लाएंगे, अगर गंदा है तो उस क्वालिटी में कैसे लाएंगे, और प्योर है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। उसके बाद पानी की सप्लाई करेंगे सबके घरों तक, घरों से फिर जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करेंगे, और वेस्ट को फिर थोड़ा सा प्योर करके कि अगर आपको रिवर में उसको फेंक रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बहा रहे हो, तो वह रिवर पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, तो उसको वहां पर फेंकोगे, ठीक। ये हो गया एक पोर्शन। एक पोर्शन है सैनिटरी। सैनिटरी में क्या, जो सीवर ट्रीटमेंट है, जो सीवर का पोर्शन है, सीवर लाइन है, उसका कैसे आप एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। फिर आप आता है जो सीवेज में एक होता है मटेरियल, जैसे कि आपका लैट्रिन का पोर्शन है, जैसे इम्हाफ टैंक है, सेप्टिक टैंक है, इनका कैसे आप निर्माण करेंगे, इनका कैसे आप प्रयोग करेंगे, किस तरीके से इनको इस वेस्ट को खत्म किया जाता है। फिर अगर कोई हैवी मटेरियल है उसको कैसे खत्म करेंगे, तो सैनिटरी। तो इतना सब कुछ है इस पूरी बुक में, पूरे आपके सिलेबस में, ठीक है। अब सिलेबस चूंकि बड़ा है, एग्जाम आपका पास में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा डिटेल इकट्ठी नहीं करनी, इसको रटना नहीं होता है, सिर्फ आपको एक कंसंट्रेट होके जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप बस सुनिए। आप सभी के पास बुक्स हैं, उनको आप जब पढ़िएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप बस हेडिंग ध्यान रखिए कि इस हेडिंग में सर ने क्या बताया है, मैंने क्या बताया है, और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको लिखना। बाकी लिखना हमेशा बुक की लैंग्वेज में लिखना ही नहीं होता है, अपनी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई। तो देखिए, जब भी हम रिवर से किसी को पानी पिलाएंगे, किसी को पानी देंगे, तो रिवर से जब हम किसी को पानी देंगे तो भाई या तो आप नाला बना के दे दो, तो नाला बना के आप दोगे तो क्या भाई सिंचाई करने जा रहे हो क्या? आप जो है उसको वाटर, उसको पीने के लिए यूज करना है। तो अगर उस तरीके से दोगे तो उसमें कितना पॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए यहां लिखा है, यहां ओपन चैनल नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है? एडवांटेज ऑफ पाइप्ड वेस्ट वाटर सप्लाई। क्या एडवांटेज है पाइप का? तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि कभी हम वाटर सर्व करेंगे अगर पीने के लिए तो हम पाइप वाटर सप्लाई करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए हम कैसा करेंगे? पाइप्ड वाटर भी कर सकते हैं और आपका ओपन चैनल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं एडवांटेज ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई। क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज इसका यह है कि जितनी जल की मात्रा उसको चाहिए उस पर्सन को, वह सफिशिएंट मात्रा में उसको पानी मिल जाता है। ठीक है, जल की मात्रा जितनी चाहिए उतना उसको सफिशिएंट मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। जितनी हाइट पर, जैसे आप मान लीजिए ग्राउंड पे रह रहे हैं तब तो आपको पानी मिल जा रहा है, हाइट पे अगर रह रहे हैं तो वाटर प्रेशर बढ़ा दीजिए और आपको ऊंचाई पे पानी मिल जाएगा। फिर जो पानी आप सप्लाई दे रहे हैं उसमें क्या स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान आप उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन रख के ह्यूमन को वाटर सप्लाई कर सकते हो। तो आपको उसमें प्योर वाटर मिल जाएगा, प्योर वाटर, शुद्ध जल मिल जाएगा। स्वच्छता रख सकते हो, कहीं पर रास्ते में उसमें कोई गड़बड़ी पानी में नहीं हो सकती क्योंकि बंद पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चाहे वो पाइप किसी गंदी जगह से गुजर रहा हो या बाई चांस वहां गंदगी हो गई हो, तब भी अंदर का पानी कभी गंदा नहीं होगा। आप लोग शहरों में, कस्बों में देखते होंगे कि बहुत बहुत गंदी जगह से पाइप गुजरते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां का पानी खराब होगा, है ना। अब जैसे कोई आपने लोहे का पाइप डाल दिया, उसके ऊपर आप कचरा डाल दोगे तो कचरा क्या पानी के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है और यह डिपार्टमेंट आपको रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, कई लोगों को रोजगार, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट लगा है तो वहां के लिए, सप्लाई के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, टेक्नीशियंस की आवश्यकता होती है, तो इससे एक रोजगार बनता है। क्यों? रोजगार से हमारा भाई, अब इसको कमाई भी होती गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट, सरकार की क्या कमाई है? पब्लिक से जो पानी दे रही है उसका वो टैक्स लेगी और उस टैक्स से अपना जो पब्लिक है जो काम कर रही है वहां पर उनको वो पैसा देगी, तो इससे रोजगार भी आएगा, है ना। तो यह भी एक अहम चीज है। तो अगर गवर्नमेंट दोहन रोक देगी, और इसका क्या एडवांटेज है? जो हमारा पानी का दोहन है, मतलब जो हमारा पानी का लॉस हो रहा है, ग्राउंड वाटर लॉस हो रहा है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लॉस को कम कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लॉस अगर हो रहा है तो उसकी भी कमी की जा सकती है, लॉस को कम किया जा सकता है और धीरे धीरे फिर रिचार्ज जोन से पानी आएगा और ग्राउंड वाटर टेबल फिर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम। ये वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, किस तरीके से हम वाटर सप्लाई सिस्टम है कि उसको कैसे हम चेक करेंगे। तो वाटर सप्लाई जो है जब भी हमें करना होता है तो उसका एक चरण होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। तो कैसे स्टेप्स हैं? तो देखिए, कलेक्शन ऑफ रॉ वाटर का कलेक्शन, है ना। खराब पानी जो है, जो आप ला रहे हो किसी भी सोर्स से, मान लीजिए नदी है, तालाब है, वहां से हम पानी लाए तो उससे कैसे कलेक्ट करेंगे? पहले भाई वहां से भी तो पानी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वहां से पानी कलेक्ट करेंगे। फिर कन्वेंस ऑफ वाटर, मतलब जल को उपचार संयंत्रों तक या ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना। ठीक है, पहले हम सोर्स है, मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर से पानी कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको सोर्स से लेकर आएंगे और हम उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करेंगे? ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएंगे थ्रू पाइप, है ना, ओपन नहीं, पाइप के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि ओपन अगर हम पहुंचाते हैं तो जो गंदगी वहां थी वो तो रहेगी और फिर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें होती है तो उसके द्वारा और गंदा हो जाएगा। तो इसलिए पानी सप्लाई कैसे करेंगे? थ्रू पाइप्स करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंस ऑफ वाटर, जल को उपचार संयंत्र तक पहुंचाना, इट इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फिर हम वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे प्लांट पर जब पहुंच जाएगा, और ट्रीटमेंट के बाद फिर हम क्या करेंगे? पानी की सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को पूरा को इसमें समझाते हैं कि क्या होता है आपका कैचमेंट एरिया और क्या होता है वाटर सेट लाइन, स्ट्रीम्स, रिजर्वायर, कैसे पानी हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए, आप पहले इस फिगर को देखने से पहले आप मुझे देखिए, मेरी तरफ देखिए कि
जैसे मेरे ये हाथ है इस तरीके से, ठीक है, और जो ये मेरे हाथ का यहाँ का गैप है, मान लीजिए यहाँ पेन रखा है ये, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये, ठीक है, तो ये जो पेन है ये रिवर है। अब ये जमीन पहले ऐसे थी एकदम फ्लैट, अगर ये फ्लैट जमीन थी, पानी गिर रहा था तो पानी तो कहीं मूव नहीं करेगा। अगर पानी इस पेन वाली ये नदी है मान लो यहां जा रहा है तो इसका मतलब जमीन कुछ ऐसे स्लोप होगा, विदाउट स्लोप तो पानी यहां आएगा नहीं, है ना, विदाउट स्लोप तो पानी आएगा नहीं। तो इस जगह से पानी यहां पहुंचेगा। अब पानी पहुंचेगा कैसे? इन जगहों से ही भाई, किसी न किसी धार से पहुंचेगा, किसी ने छोटी छोटी धारी से पहुंचेगा, ठीक है, तो वो उन धारियों से होता हुआ इस मेन रिवर में पानी आएगा। जब मेन रिवर में आपका वाटर आएगा, ठीक है, मूव करता हुआ, तो इस जो ये पोर्शन ऊंचा हो गया है इधर साइड से, ये वाला तो वाटर आएगा नहीं, रन ऑफ तो होगा नहीं, इसका अपवाह तो होगा नहीं, ये कहीं और होगा। तो ये इस रिवर के लिए ये मेरे जो दोनों हथेली हैं यह क्या कहलाई? एक कैचमेंट एरिया कहलाई, जितने एरिया का पानी रिवर के अंदर उपलब्ध रहता है। तो इस फिगर में यही बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए यहां पर जो ये है ये मेन रिवर है। जैसे आप पीपल का पत्ता देखते हैं, किसी आम का पत्ता देखते हैं, तो लीफ कैसी होती है? लीफ ऐसी होती है, इस तरीके से ऐसे होती, और इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रीम्स बनी होती हैं लीफ में। अब वो बीच का पोर्शन बहुत गहरा होता है, ये दोनों तरफ मुड़ा हुआ होता है, तो पानी अगर लीफ के किस कोने पर डालेंगे तो सीधे यहां सेंटर में पहुंचेगा और सेंटर से नीचे जाएगा, ऐसे तो होता है। तो यह आपका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया कहलाएगा। तो देखिए यहां पर ये एक लीफ के नुमा संरचना है, ये मिट्टी है, ये पूरी जमीन का एक मैंने पोर्शन आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया कि यहां बारिश हुई और बारिश होके इस जगह पर बारिश होके पानी जो है इन छोटी छोटी स्ट्रीम्स में होके मेन रिवर में पानी पहुंचता है। बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो पानी इस मेन रिवर में पहुंचाती हैं। बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मतलब बहुत सारी जलधाराएं हैं, जलधाराएं मिलके छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर रिवर में पानी पहुंचाती है। तो रिवर जलधारा में तो भाई थोड़ा अमाउंट में पानी होगा, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो रिवर में उस तरीके से पानी बढ़ जाता है। आइस के पिघलने से तो पानी होगा ही होगा, वो तो एक अलग मैटर है। मैं ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा हूं कि वहां पर भी पानी कलेक्ट होता है। बारिश होती है आपके कस्बे में, आपके जगह पर, तो क्या बारिश में पूरे साल आपके कस्बे में पानी भरा रहता है? नहीं, वो नालों से होता हुआ, किसी चीज से होता हुआ आपके बड़े नाले में, बड़े नाले से नदी में पहुंच जाता है। तो ये क्या है? उसके जो रिवर के लिए वो नाले क्या है? वो उसके लिए उसके रिचार्ज सोर्स हैं, ऐसा होता है ना। तो ये आपका ये जो है आपका यहां पर ये रिवर है। अब इस पोर्शन को ये जो है आपका ये रिजर्वायर है। जब रिवर हमारी है तो उसके पानी को रिजर्वायर में पहुंचाएंगे, कलेक्ट करेंगे। रिजर्वायर वही बनता है जहां पर डैम होता है, डैम के पीछे बनेगा। देखिए मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप देखें जब आप गाड़ी धोते हैं, है ना, या टंकी है जो टैब है, उससे आप पानी चलाइए और पानी चला के नीचे हाथ रख दीजिए, तो यहां कैसा बनेगा? पानी एकदम से छिटक जाएगा इधर 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 को, तो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा ज्यादा मात्रा में पानी। वैसे तो नीचे जा रहा था पूरा, जब आपने उसमें हाथ लगा लिया ऐसे रोकने की कोशिश की पानी को, तो पानी पूरा पीछे फैल गया। यही तो होता है। तो उसी तरीके से जैसे यहां पर हमने डैम बनाया, इसके पीछे रिजर्वायर। तो ध्यान रखिए ये जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी डैम होगा या डैम होगा वहां उसके पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर होगा, ये होना ही होना है, ठीक है। तो यहां पर रिजर्वायर होगा, जब रिजर्वायर होगा तो पानी की मात्रा यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हम पानी आपका डैम के आगे कंट्रोल करके हम पानी बाहर को ले सकते हैं, है ना, क्योंकि डैम से हम उसको पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पानी को यहां ले लेंगे जो आपकी नीड है, जो जरूरत, वरना नदी को काट देता तो क्या होता? बाढ़ आ जाती। तो डैम बना के जितना आपको पानी चाहिए उस तरीके से पूरा प्रोसेस से पानी आपको बाहर ले सकते हैं। ये कैसे पानी लिया जाता है ये आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पानी आया, उसके बाद ये वाटर जो है वो कहां पहुंचा? वाटर वर्क्स में पहुंचा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पहुंचा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब पहुंच गया तो उसके बाद वहां ट्रीट हुआ, और ट्रीट होने के बाद ये पीछे पहुंचा कहां पर? सिटी में। और सिटी में जो लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स है, मतलब वितरिका पाइप। इनसे इनके द्वारा जगहों में, जो घरों में, गांव कस्बों में या शहर में पानी पहुंचाया जाता है। फिर इन्हीं पाइप के पैरेलल एक पाइप और पड़ते हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हैं, और वो कलेक्शन पाइप्स होंगे, या आप उनको सीवेज पाइप्स भी कह सकते हो। तो जो बेकार वाटर है वो उनमें इकट्ठा होगा और फिर वो जाके किसी अन्य रिवर में जाके डिपॉजिट होगा, संयंत्र प्लांट से होता हुआ। इसमें नहीं जाएगा, दूसरे प्लांट बनाया जाएगा उसके लिए जो वेस्ट वाटर ट्रीट करते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीट करेगा और फिर पानी पहुंचेगा।
रिवर में। ठीक है, तो ये एक पूरा चरण है। अब इसमें ये जो बाहर की लाइन है, मैंने क्या बताया, ये हाथ है मेरा, ये कैचमेंट एरिया, लेकिन इधर से तो दूसरा शुरू हो गया ना, यहाँ का पानी यहाँ आएगा, इधर इस साइड का पानी तो नहीं आ रहा है रिवर में। तो ये धारियां क्या कहलाई किनारे की, ये कहलाई वाटर शेड लाइन। क्या कहलाई? वाटर शेड लाइन। इसको बोलते हैं विभाजक रेखा या बोलते हैं पन विभाजक रेखा, क्योंकि पानी से विभाजित कर रहा है, तो इसको बोलेंगे आपको पन विभाजक रेखा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रीम्स हो गया छोटी छोटी, ये आपका रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, रिवर हो गई, वाटर वर्क्स हो गए, और आपका सिटी, और यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स। ये टोटल पोर्शन क्या कहलाया? कैचमेंट एरिया कहलाया। जो पानी यहां बह के आ रहा है, इस पानी को बोलते हैं रन ऑफ। क्या बोलते हैं? रन ऑफ। इसको भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बारिश कितनी हो रही है, बारिश ज्यादा होगी तो रन ऑफ ज्यादा होगा, पानी का कलेक्शन ज्यादा होगा। जमीन अगर पथरीली होगी तो पानी कलेक्शन ज्यादा होगा। जमीन अगर दोमट मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी, तो पानी ज्यादा सूख जाएगा। फिर कैचमेंट एरिया अगर बड़ा है तो पानी कम आएगा, क्योंकि बड़ा होगा तो पानी ट्रेवलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, तो पानी सोख जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल। उसके बाद बात करते हैं, अब हम पानी की डिमांड या पानी की रिक्वायरमेंट्स का जब पता लगाते हैं, तो कितना रिक्वायरमेंट है पानी का, तो इसका कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो कौन कौन सा, इसने एक रूल दे रखा है कि हर एक आदमी को प्रति व्यक्ति इतना पानी चाहिए। ठीक है, तो कैसे चाहिए, प्रति व्यक्ति कंजप्ट कैसे निकालते हैं? तो लीटर पर कैपिटा पर डे। एक दिन में एक व्यक्ति को कितने लीटर पानी चाहिए, तो उसको बोलेंगे एलपीसीडी। क्या बोलेंगे? एलपी, या स्मॉल में लिख लीजिए चाहे कैपिटल में लिख लीजिए, एलपीसीडी। ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, अब पर कैपिटा पर डे जो कंजप्शन है, यह टोटल कितना है, तो उसमें अलग अलग कितना है, तो उसमें लिए पीने, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लेता है, और जो आपका सेमेस्टर पेपर है उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है। तो पीने के पानी के लिए आपको कितना चाहिए? पीने के पानी के लिए आपको चाहिए 5 लीटर, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, और फ्लशिंग के लिए या मल बहाने के लिए आपका 30 लीटर, बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर, सफाई और फर्श धोने के लिए 10 लीटर, बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना हो गया? 55, 5, 60, 60, 20, 80, 80 और 30, 110, 110 और 10, 10, 20, 130 और ये 5, तो टोटल कितना आया? 135। तो 135 लीटर एलपीसीडी ये आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड है। 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये इसकी डिमांड है। इतना पानी रिक्वायर चाहिए, इतना पानी चाहिए। अब ये चीज ध्यान देखिए यहां पर कि मान लीजिए जैसे आप हो, हम हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसमें वाटर कम लगता है। एक लोअर क्लास है तो और कम लगेगा, है ना। बड़े शहरों में जहां पर गाड़ियां ज्यादा धुलनी होती हैं या और भी काम होते हैं, या वहां पर फ्लशिंग है, फव्वारा लगा हुआ है, तो वाटर वेस्टेज थोड़ी ज्यादा होती है, वाटर यूज ज्यादा होता है, ये आप कह सकते हैं। तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है या विकसित शहर है, विकसित नगर है, तो वहां पर जो वाटर डिमांड है 135 से बढ़कर 150 से 200 एलपीसीडी हो जाया करती है। ठीक है, अगर कहीं पर ग्रामीण एरिया है, वहां पर फ्लशिंग ही नहीं है, फ्लशिंग मतलब जो टैप करते हैं पानी, जो मल मूत्र है वो फ्लश हो जाता है, अगर वो सुविधा नहीं है तो 70 से 100 एलपीसीडी वाटर प्रयोग में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजाइन पीरियड, कौन कौन सी चीजों का कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन कौन कौन सी चीजों का कितने वर्ष तक करेंगे, तो आप यहां देखने की कोशिश कीजिएगा। तो बांध और जलाशय जो है 50 साल तक डिजाइन होते हैं। जल वाहन पाइप जो है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो है, वो 30 साल तक डिजाइन होते हैं। अगर आपका ओवरहेड टैंक है तो 15 साल तक डिजाइन होता है। पंप और विद्युत मोटर है, पंप और इलेक्ट्रिक मोटर है, तो आपका 15 साल तक डिजाइन किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट वर्क है तो आपका 15 साल तक होता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो 30 साल तक होता है। और अगर पंप हाउस है तो आपका 30 साल तक के लिए डिजाइन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हो तो वो आगे के लिए डिजाइन करोगे, ना कि ऐसा नहीं है कि आज डिजाइन किया तो वो कल आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। फेल कैसे होता है इसमें, प्रोजेक्ट फेल कैसे, हमने भाई आज मेरे घर में 5 लोग हैं, तो क्या जरूरी है कि आने वाले 10 सालों में 20 सालों में 5 ही लोग होंगे? नहीं ना, बढ़ेगी।
जनसंख्या बढ़ती है। तो अगर आपने कोई चीज डिजाइन की है किसी शहर के लिए, तो फिर अगर जनसंख्या कांस्टेंट पे डिजाइन कर दोगे तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो आपका प्लांट जो है वो फेल ही माना जाएगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिमांड निकालते हैं। डिमांड में एक तो मैंने ये बता दिया पर डे की डिमांड, और फिर आगे कैसे बढ़ेगा तो इसके अलग अलग आपके फार्मूले आते हैं। उसमें से मैं सब सारे फार्मूले आपको बताऊंगा, बट उसमें से एक दो फार्मूले का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो उसका एक न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल रूप में करा दूंगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले डिमांड में एक छोटी सी डिमांड की बात करते हैं, फायर डिमांड। इसके न्यूमेरिकल बताने की जरूरत नहीं है, पी जैसा दे रखा होगा हजारों में, जो पी की वैल्यू है पॉपुलेशन जो है वो हजारों में ही रखते हैं। जैसे 5000 है तो आप 5 रखेंगे, ठीक है, तो वो रख के आप आंसर निकाल लेंगे। तो फायर डिमांड जो है, फायर डिमांड क्या, कहीं पर आग लग गई है तो उसमें कितने पानी की आवश्यकता होगी उसका अंदाजा पॉपुलेशन के हिसाब से लगाया जाता है, तो उसको फायर डिमांड बोलते हैं। तो फायर डिमांड में 3 फार्मूले हैं आपके। एक कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, Q इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी। पी क्या है, पॉपुलेशन है, किसमें, हजारों में। अगर मान लीजिए डाटा दे रखा है आपका 5000, तो आपका पॉपुलेशन कितनी होगी, यहां पी की वैल्यू कितनी रखोगे, 5 रख देंगे और आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से फ्रीमैन्स फार्मूला है, तो Q इक्वल टू 3136 या 11/1136 P अपॉन 5 प्लस 10, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1136 P बटे 5 प्लस 10, इस तरीके से निकाल लेंगे। और थर्ड है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फार्मूला, इसमें Q इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। तो ये फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, तीनों फार्मूले फायर डिमांड के अधिकतर पूछा जाता है। कुचलिंग फार्मूला तो आपका बहुत आसान है, 3182 अंडर रूट पी। आपसे पूछेगा जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे डिजाइन पीरियड क्या होता है, कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं, या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है, हमें कुछ भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लिए या पानी को सप्लाई करने के लिए हम जो डिजाइन पीरियड लेते हैं, जितने जितने दिनों के लिए हम जनसंख्या का आकलन करते हैं कि जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। तो जनसंख्या का अनुमान लगाना हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो उसके लिए डिजाइन पीरियड्स का मैंने बता दिया आपको, फायर डिमांड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि अगर प्रति व्यक्ति जल की मांग है, जैसे कि पर कैपिटा पर डे कंजप्शन था, तो वो प्रभावित कैसे होगी। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी सोचना नहीं है उसमें, आप बिना याद करे लिख सकते हैं। जैसे अगर पानी आपका साफ आएगा तभी तो आप पियोगे, ज्यादा यूज होगा उसका। अगर मान लो बहुत गंदा पानी आ रहा तो क्या यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। तो पानी की क्वालिटी क्या है, वह एक अहम फैक्टर है। दूसरा जलवायु, अगर हमारी जलवायु कैसी है, अब खूब ठंड पड़ रही है, क्या नैनीताल में पानी ज्यादा यूज होगा या राजस्थान में यूज होगा, तो आप खुद ही से बोल सकते हैं कि भाई राजस्थान में ज्यादा पानी यूज होगा। तो क्या मौसम है, किस हिसाब से मौसम है, उस हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तीसरा रहन सहन का स्तर, जैसे मैंने यहां बताया विकसित नगरों में है तो पानी ज्यादा लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फ्लशिंग की भी सुविधा नहीं है तो पानी कम लग रहा है, ठीक है। तीसरा आपकी पानी का समय पर आना और दबाव क्या है। मान लीजिए आप कभी नहाने बैठते हैं, ठीक है, जो लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं और उनको याद होगा कि जब आप गीजर चलाते हो तो पानी बहुत स्लो स्लो आता है, तो फिर क्या सोचते हो, अरे चलो जल्दी नहाते हैं और चलते हैं, बहुत देर हो गई है ना। तो वो होता है कि पानी का प्रेशर नहीं है उसमें, आया नहीं है। और एक चीज है कि अगर टाइम पे पानी नहीं आ रहा है तब उसकी डिमांड, मान लीजिए आपका पानी आ रहा सुबह दोपहर शाम, ठीक है, उस टाइम पे उसकी डिमांड जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 24 घंटे पानी आता तो उसका यूज ज्यादा होता उसकी जगह पर, कि मान लो अगर 3 टाइम पानी आ रहा तो इंसान सेट तो करेगा, उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड तो पड़ेगा पानी का, बट जो 24 घंटे अगर वो पानी देता तो उस टाइम उसकी खपत ज्यादा होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका जलवायु, जल की गुणवत्ता और आपका रहन सहन और पानी का समय पर आना और दबाव। अब एक पॉइंट है जनसंख्या, नॉर्मल सी बात है, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी पानी की डिमांड उतनी ज्यादा होगी, जनसंख्या जितनी कम होगी उतनी कम होगी। उसके बाद एक पॉइंट बचता है मीटर पद्धति। अब देखिए ये तो चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर आपसे किसी चीज का पैसा लिया जा रहा है तो आप उसकी खपत में ध्यान रखेंगे।
है ना। आज आपको पानी फ्री मिल रहा है तो आप 4 बाल्टी नहाए, 5 बाल्टी नहाए। अगर पानी आपको जो है फ्री नहीं मिल रहा है, मीटर सिस्टम लगा हुआ है, आप पर सो पानी खर्च होगा तो आप उसका कम यूज कर पाएंगे। तो यह है, तो इसमें कुछ प्रति व्यक्ति जल की मांग को प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। कंपटीशन में भी एक पूछा जाता है कि इसमें से जल की मांग को प्रभावित कौन करेगा, तो मीटर पद्धति, गुप्ता एंड गुप्ता में ही क्वेश्चन दे रखा है। मीटरिंग सिस्टम अगर है तो जल की मांग क्या होगी, कम हो जाती है ना। क्योंकि मीटर पद्धति में जल की मांग कम इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग को पैसा देना पड़ता है तो वो सोच के खर्चा करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना हो गया। अब इसमें एक चीज बची है, एक ट्री डायग्राम है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं। अगर क्या क्या है देखिए, सबसे पहला सिस्टम क्या है, सोर्स के बाद आप पानी लाएंगे, सोर्स से पानी लेके आएंगे। कहां पर लेके आएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट पर। ट्रीटमेंट प्लांट पर लेके आएंगे। सोर्स है, सोर्स में 2 टाइप के सोर्स होते हैं, कौन कौन से, एक आपका सरफेस सोर्स, एक आपका सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स में जो आते हैं वो सरफेस सोर्स में लिख दीजिए, जैसे आपकी इन्फिल्ट्री गैलरी आती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आती हैं, वो आपके अंडरग्राउंड सोर्सेज में या सब सरफेस सोर्सेज में आती हैं। और सरफेस सोर्स में क्या आता है, रिवर हो गया, तालाब हो गया, ये आपके सरफेस सोर्स में आते हैं। अब इन दोनों के बाद इनसे पानी कलेक्ट करके आप कहां ले जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट पर। ट्रीटमेंट प्लांट पर सबसे पहले पानी में क्या करेंगे, एरिएशन। एरिएशन क्या होता है, अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें हवा की कमी को पूरा करना, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना एरिएशन कहलाता है। एरिएशन के बाद में आपका सेडिमेंटेशन आएगा, सेडिमेंटेशन के बाद में आपका फिल्ट्रेशन आएगा, फिल्ट्रेशन के बाद में आपका डिसइंफेक्शन आएगा। ये सारी प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर आपका वेस्ट वाटर कलेक्शन आएगा। यह पूरा एक ट्री डायग्राम है, इसको आप अपनी बुक से देखकर समझ भी सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सोर्स से पानी लाइए, सोर्स के नाम लिखिए, फिर कौन कौन से उसमें प्रोसेस है, तो एरिएशन है, सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन है, और डिसइंफेक्शन के बाद आपका वाटर कलेक्शन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन है, और उसके बाद डिस्पोज ऑफ है रिवर में। तो ये सब है। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा वह बताऊंगा कि कैसे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड कितने हैं। उसमें 2 मेथड जो हैं, अर्थमेटिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, यह इंपॉर्टेंट है, वो मैं दोनों बता दूंगा, न्यूमेरिकल करा दूंगा 1-1, 2-2, और आपका यह पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को शेयर करते रहें, दूसरों तक पहुंचाते रहें, और जहां भी थोड़ी भी समस्या है तो उसको मुझे जरूर बताएं। मेरे लिए भी यह शुरुआत है, ठीक है। कॉलेज में तो बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, 7-8 साल हो गए, तो वहां के लिए एक इफेक्ट अलग होता है, ऑनलाइन क्लास का एक इफेक्ट अलग होता है। फिर भी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको ऐसे ही चीजें समझाते रहेंगे। मेरा बस आप मुझे देख के, बोर्ड को देखते हुए, बस मेरी जो बोल रहा हूं मैं उसको अगर आप सुनते रहेंगे तो एग्जाम में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, बाय।